प्राची अभी भी पीछे मुड़कर कभी अर्नव को ढूंढ रही थी तो कभी राम मित्तल को जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे इन सब के बारे में किसी से पूछे, क्योंकि रणवीर ने उसे आधी अधूरी बात बताकर कंफ्यूज कर दिया था। थोड़ी ही देर में प्राची अपने घर पहुंच चुकी थी। इस समय प्राची अपने कमरे में बैठकर अर्नव के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो राम मित्तल से बात कैसे करे, क्योंकि इस समय अर्नव से तो बात करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में एक दादू ही हैं जो उसे पूरा सच बता सकते हैं। ऊपर से उन्होंने उससे सच भी छुपाया है। ये सोचकर प्राची जल्दी से अपने फोन को निकालकर राम मित्तल को कॉल करने लगी, लेकिन राम मित्तल ने प्राची का कॉल नहीं उठाया। प्राची काफी समय तक राम मित्तल को कॉल करती रही, लेकिन राम मित्तल ने एक बार भी प्राची का कॉल नहीं उठाया। ये देखकर प्राची फोन को बेड पर रखकर गहरी सांस लेती है और खुद से ही कहती है, लगता है दादू शादी की तैयारी में बहुत ज्यादा बिजी है, तभी तो उन्होंने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ मित्तल मैंशन में एंगेजमेंट खत्म हो जाने के बाद अर्नव सीधे अपने फार्म हाउस चला गया था। जब राम मित्तल ने देखा कि सारे घरवाले अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो वो निमृत के पास आते हैं, जो सोफे पर बैठकर फोन चला रही थी, या यूं कहें कि अपना मन बहला रही थी। निमृत के पास आकर राम मित्तल उसके बगल में बैठकर कहते हैं, मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत उदास हो, लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में आरव जैसा लड़का आ रहा है। आरव दिल का बहुत अच्छा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। राम मित्तल की बात सुनकर निमृत उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। वो जानती थी कि उसके दादू जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन कहीं ना कहीं तब भी वो आरव से शादी नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट वो किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक ना एक दिन जैसे सबकी शादी होती है वैसे उसकी भी शादी होगी। ये सोचकर निमृत हल्का सा मुस्कुराई। फिर वो राम मित्तल को देखने लगी। निमृत उन्हें देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ दादू, आरव बहुत अच्छे इंसान हैं, पर अभी मुझे शादी नहीं करनी थी। अगर आप मुझे एक बार कह देते ना कि निमृत तुम्हें अगर शादी करनी है तो हाँ कहो, वरना ना कहो, तो मैं उस समय ही ना कह देती। आपने और माँ ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। निमृत की बात सुनकर राम मित्तल मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहते हैं, मैं जानता था अगर मैं तुमसे पूछता कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं तो तुम मना कर देती, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तुम्हें पता है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी की शादी उस घर में हो जिस घर में वो बहुत खुश रहे। मैंने आरव को इसीलिए तुम्हारे लिए चुना क्योंकि वो तुम्हारे नखरे उठा सकता है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। एक बार तुम दिल की सुनकर देखो, तब तुम्हें समझ आएगा। कभी भी पैसों के घमंड में मत रहना, वरना तुम्हारी भी हाल तुम्हारे भाई अर्नव जैसा हो जाएगा। उसका हाल देखा है ना तुमने, कैसे घमंड में आकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। प्राची जैसी इतनी सुशील, इतनी अच्छी लड़की को ठुकराया और खुद अब पछता रहा है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखना, तुम्हारा ही फायदा होगा। मैं कभी भी किसी भी बच्चे के लिए गलत नहीं सोचता हूँ। मैं हर समय चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ रहे खुश रहे, लेकिन शायद तुम लोगों को यही लगता है कि मैं हमेशा जो करता हूँ वो गलत करता हूँ। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये शादी बिना कोई तमाशा किए खुशी खुशी कर लो। कल तुम अनन्या, प्राची और सागर के साथ शॉपिंग पर चली जाना। अगर तुम्हारा मन हुआ तो तुम अपने भाई अर्नव से भी कह सकती हो शॉपिंग पर चलने के लिए। वैसे भी अर्नव को तो अभी मौका चाहिए प्राची के पास रहने का। हो सके तो वो तुम्हें मना भी नहीं करेगा। तुम सबके साथ मिलकर रहने की कोशिश करना। तुम्हारी खुशी तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम सबके साथ मिलकर रहोगी। मेरा काम है तुम्हें समझाना, क्योंकि मैं उम्र में, तजुर्बे में तुमसे बहुत बड़ा हूँ। इसीलिए मैं हमेशा सभी बच्चों को सिर्फ समझाता हूँ, बाकी फैसला उनका होता है। अगर मेरी बात समझाने पर उसे समझ नहीं आता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में तुम लोगों को बस समझाना ही है।
इसीलिए हमेशा बड़ों की सलाह लेकर उनकी बात मानना सीखो, क्योंकि बड़े हमेशा गलत नहीं होते। हाँ, कभी कभी बड़े भी गलत हो जाते हैं जिनको बच्चे सुधार देते हैं, लेकिन इस समय मैं तजुर्बे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं तुमसे बस एक ही विनती करूंगा कि शादी वाले दिन कोई तमाशा मत करना, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राम मित्तल की बात सुनकर निमृत की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा नहीं था कि उसके दादू ऐसी बात करेंगे। ये सोचकर निमृत हल्का सा मुस्कुराई। फिर वो उन्हें देखते हुए कहती है, आप फिक्र मत कीजिए दादू, शादी वाले दिन कोई तमाशा नहीं करूंगी। अगर मुझे तमाशा करना होता तो मैं आज सगाई वाले दिन ही घर छोड़कर चली जाती, पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जब भाभी ने मुझे समझाया था तब मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी। मुझे बस कोई चाहिए था जो अच्छे से अकेले में बैठकर मुझे समझाए। माँ और आप तो शादी में इतने बिजी हो गए कि मेरे लिए आप लोगों के पास 2 मिनट का समय तक नहीं था, लेकिन प्राची भाभी ने यहाँ आते ही मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी है। वैसे तो मैं अभी भी शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी और पूरे परिवार की खुशी के लिए मैं ये शादी कर रही हूँ। ये कहकर निमृत राम मित्तल को देखकर मुस्कुराई, फिर वहां से चुपचाप उठकर चली गई। निमृत को जाते देखकर राम मित्तल चैन की सांस लेते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये पता था कि प्राची जब आएगी तो वो निमृत के दिल में अपनी जगह बना ही लेगी। जितने दिन प्राची घर में रही थी उतने दिन में उसे कभी भी निमृत से बात करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज वो जानते थे कि प्राची कुछ भी करके निमृत को समझा कर रहेगी, और हुआ भी वही। प्राची ने बहुत अच्छे से निमृत को समझा दिया था, जिससे निमृत ना तो शादी करने के लिए मना कर रही है और ना ही शादी में कोई नाटक कर रही है। ये सोचकर राम मित्तल मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठकर सीधे अपने कमरे में चले गए। वहीं दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। प्राची अभी भी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी अचानक से उसे अर्नव को कॉल करने का याद आया। ये सोचकर वो अर्नव को कॉल करने लगी, लेकिन अर्नव ने उसके कॉल को नहीं उठाया। ना जाने क्यों उसे अब बहुत बुरा फील हो रहा था। जब से रणवीर ने उसे सच बताया था तब से उसके मन में डर बैठ गया था, क्योंकि लास्ट टाइम भी अर्नव ने उससे यही कहा था कि अगर वो उसे छोड़कर चली जाएगी तो वो जिंदा नहीं रहेगा। जब प्राची को ये बात याद आ रही थी तो उसको डर सताने लगा था। प्राची इन्हीं सब के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को देखते ही प्राची कंफ्यूज्ड होकर अपने फोन को देखने लगी, और फोन को देखते हुए ही प्राची खुद से कहती है, गुरुजी, आज अचानक से गुरुजी मैसेज क्यों कर रहे हैं, वो भी इस समय? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? ये सोचकर प्राची जल्दी से गुरुजी को फोन करती है। प्राची ने जैसे ही फोन किया, 2 रिंग होते ही गुरुजी ने उसके फोन को उठा लिया। प्राची घबराहट भरी आवाज में कहती है, गुरुजी, आज अचानक से इतने दिनों बाद आपने मुझे याद किया, क्या कोई दिक्कत की बात है? प्राची की घबराहट भरी आवाज सुनकर गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार तुम मुझसे मिलो। मिलने के बाद ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारा इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर प्राची को घबराहट होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी उसे कोई बुरी खबर बताने वाले हैं। ये सोचकर वो परेशानी भरी आवाज में कहती है, गुरुजी, क्या कोई ऐसी बात है जो बहुत खतरनाक है? अगर ऐसी कोई बात है तो कृपया करके आप मुझे फोन पर ही बता दीजिए। प्राची की बात सुनकर गुरुजी गहरी सांस लेकर कहते हैं, नहीं प्राची, मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता, क्योंकि ये बात आमने सामने बताने वाली है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलो। तुम सुबह मुझसे मिलने आना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुमने देरी की तो मैं शायद तुम्हें ये बात बता नहीं पाऊंगा। कल अगर तुम 9 बजे से पहले मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे कुछ काम है, कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में जाना है, और ऐसे में ये बातें अगर मैं बाद में बताऊंगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सुबह 9 बजे से पहले मुझसे मिलने आ जाना। ये कहकर गुरुजी ने फोन कट कर दिया। गुरुजी के फोन कट करने के बाद प्राची अपने फोन को एकटक देखने लगी। गुरुजी की आधी अधूरी बात सुनकर प्राची के मन में डर बैठ चुका था। एक तरफ वो अर्नव से मिल नहीं पाई, दूसरी तरफ से आज अचानक से गुरुजी ने उसे फोन कर दिया। प्राची ये बात जानती थी कि ये गुरुजी वही हैं जिन्होंने अर्नव की कुंडली देखी थी, जिन्होंने उसको आशीर्वाद दिया था और जिन्होंने कहा था कि अर्नव की कुंडली में बहुत बड़ा दोष है।
ये गुरुजी तभी उसको याद करते हैं जब अर्नव के साथ कुछ खतरनाक होने का संकेत मिल रहा होता है। और आज इतने दिन बाद गुरुजी को फोन करते देखकर प्राची समझ चुकी थी कि जरूर कोई संकट वाली बात है। ये सोचकर उसने एक नजर अपने फोन को देखा, फिर चुपचाप आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। अगले दिन सुबह का समय। प्राची काफी सुबह ही उठ चुकी थी, या यूं कहें कि गुरुजी से बात करने के बाद पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी। उसकी जैसे नींद ही गायब हो चुकी थी। जब वो तैयार होकर नीचे हॉल में आई तो उसने देखा उसके मम्मी पापा दोनों ही वहां बैठे हुए हैं। साथ ही वहां पर विवान भी बैठा हुआ था। विवान को देखते ही प्राची के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई। तभी प्राची के पापा प्राची को देखते हुए कहते हैं, अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गई? वैसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अपने पापा की बात सुनकर प्राची को याद आया कि अभी तो उसे गुरुजी से मिलने जाना भी था। ये सोचकर वो अपने पापा को देखते हुए कहती है, पापा, वो मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहकर प्राची वहां से जाने लगी। इससे पहले कि प्राची अपने कदम आगे बढ़ाती कि तभी विवान उसे रोकते हुए कहता है, अरे प्राची, मैं भी तो बाहर ही जा रहा हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। विवान की बात सुनकर प्राची एक नजर अपनी मम्मी पापा को देखती है, फिर विवान को देखते हुए कहती है, नहीं भाई, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, आप तब तक यहीं रहकर मम्मी पापा से बात कीजिए ना। ये कहकर प्राची जल्दी से घर से बाहर निकल गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विवान भी उसके साथ आए। प्राची को ऐसे जाते देखकर प्राची की मम्मी प्राची के पापा से कहती है, ये लड़की भी ना, जब से इस घर में आई है तब से इसके कदम यहाँ रुकते ही नहीं, जब देखो बाहर जाती रहती है। आज इसको शॉपिंग पर जाना था और अभी इतनी जल्दी बाहर निकल गई। प्राची की माँ की बात सुनकर प्राची के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मेरी प्यारी पत्नी, वो अब हमारी छोटी बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है और समझदार भी, तो उसकी चिंता करना बंद करो। हो सकता है उसे कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेना हो, इसीलिए बाहर गई हो। अगर हम ऐसे ही उससे सवाल करेंगे तो शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे ऐसा लगेगा कि उसके मम्मी पापा उसके बाहर जाने पर रोक टोक लगाते हैं। प्राची की माँ ने जैसे अपनी पति की बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए उनको देखकर कहती है, आप ना सही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा कम सोचना चाहिए। इतने सालों बाद मुझे मेरी बच्ची मिली है तो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि वापस से मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। वैसे भी जब से अर्नव से उसकी शादी हुई है तब से उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।